के लेक्चर में जितना तक हम बता दिए थे उससे आगे बता रहे हैं। आज बता रहे हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। आज क्या बता रहे हैं बेटा? डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर से मेरा क्या मतलब है? एंथर कब फटता है? एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है। कैसे फटता है? ध्यान से सुनो। सनलाइट एंथर पर पड़ा, सनलाइट एंथर पर होगा तो इससे वाटर का क्या होगा बेटा? लॉस होगा। इससे वाटर का लॉस होगा। यदि वाटर का लॉस होता है तो हमने बताया था कि एक लोब में कितने स्पोरेंजिया होते हैं? 2 स्पोरेंजिया। मगर जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो दोनों स्पोरेंजिया आपस में मिल जाते हैं, एक कॉमन स्पोरेंजिया बन जाता है। और इसमें क्या भरा होता है? वही आपका पॉलन ग्रेन। बहुत सारा क्या भरा हुआ है बेटा? पॉलन ग्रेन। अब होता क्या है, चूंकि इसके सरफेस पर क्या पड़ रहा है? सनलाइट पड़ रहा है, तो वाटर का लॉस हो रहा है। खासकर वाटर का लॉस सबसे ज्यादा होता है इंडोथेसियम से। क्यों भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके वाल पर सेलुलोज फाइबर्स के डिपोजिशन होते हैं, तो ये वाटर को रिटेन करके रखा हुआ है। कौन? इंडोथेसियम, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला लेयर। तो जैसे इस पर पानी पर, जैसे इस पर लाइट पड़ा, इसने बहुत ज्यादा वाटर को क्या किया? लॉस कर दिया। वाटर को जब लॉस करेगा तो देख रहे हो इसका सरफेस क्या हो गया? कॉन्केव टाइप का, इस तरह का मुड़ गया। वाटर के लॉस के वजह से सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया घटेगा तो ये इधर से भी खींचेगा और इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा। इसलिए एस्टोमियम जो जगह था जहां से ये क्या हो गया बेटा? फट गया। फट गया और ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन क्या हो गया? डिस्पर्सल हुआ। आया समझ में? तो फिर से सुनो, हमने बताया था कि डेहिसेंस में एक्चुअली में तीनों लेयर का रोल होता है, मगर मेन लेयर पूछा जाए तो कौन सा है? इंडोथेसियम। डेहिसेंस में तीनों लेयर का रोल होता है। कौन कौन? एपिडर्मिस सब जानता है, उसके बाद इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, तीनों का रोल होता है। मगर एक पूछा जाए कि मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडोथेसियम। अब नहीं बोलता है तो तीनों का रोल है। आ गया। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, तीनों मिलके डेहिसेंस में मदद करते हैं। और डेहिसेंस कहां से होता है? एस्टोमियम से। आ रहा है? अच्छा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, समझ रहे हो ना? ट्रांसवर्स सेक्शन काट के साइड से देख रहे हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। तो यहां तक हो गया आपका डेहिसेंस एंथर वाली बात। अब देखो, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके क्या बना लिया था? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बना लिया था ना? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर हमने बना लिया था। अब क्या होता है इसमें? एक अनइक्वल माइटोसिस होता है। एक अनइक्वल माइटोसिस होता है। एक बार अनइक्वल माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के वजह से एक बड़ा सेल बन गया और एक छोटा सेल। जो बड़ा सेल हुआ, अनइक्वल माइटोसिस होने से एक बड़ा सेल जो बना, उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस, और एक छोटा न्यूक्लियस बना जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस बना और एक छोटा न्यूक्लियस बना, बड़ा और एक छोटा, ठीक है? अब क्या हुआ? इस छोटे वाले जो न्यूक्लियस थे वो छोटा साइटोप्लाज्म लेके बैठ गया, तो इसको कहने लगे जनरेटिव सेल। और जो बड़ा न्यूक्लियस था वो बड़ा साइटोप्लाज्म लेके बैठ गया, इसलिए इसको वेजिटेटिव सेल कहे या ट्यूब सेल भी कहा जाता है। जैसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस का नाम ट्यूब न्यूक्लियस भी है। क्यों? क्योंकि जब ये जर्म पोर से बाहर निकलेगा तो सबसे आगे यही चलेगा। कौन? वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। और यही क्या करेगा बेटा? यही ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। आ रहा है समझ में? अब देखो, तो एक बड़ा वाला जो सेल था वो बड़ा साइटोप्लाज्म लेके बैठ गया, जिसको वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोले। जो छोटा था वो छोटा साइटोप्लाज्म लेके बैठा, उसको जनरेटिव सेल कहे। तो कितने सेल का स्ट्रक्चर डेवलप कर गया बेटे? 2 सेल का स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ? ये जो जनरेटिव सेल था ये थोड़ा स्पिंडल शेप का हो गया। कैसा हो गया? स्पिंडल शेप का। और ये यहां से डिटैच करके इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगा। किसके साइटोप्लाज्म में? किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगा बता दो? जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो गया? फ्लोट करने लगा। कौन? जनरेटिव सेल। ज्यादातर केसों में इसी स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है। ये 2 सेल स्टेज है। कौन सा स्टेज है बेटा? 2 सेल स्टेज। ज्यादातर केसों में इसी सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है, इसी सेल स्टेज में पॉलिनेशन। तो यदि हम बात करें 60% प्लांट में 2 सेल स्टेज में ही ये 2 सेल स्टेज बना और इसी स्टेज में ही प्लांट पॉलन ग्रेन का क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। मगर कुछ केस में
40% केस में जनरेटिव सेल थोड़ा होशियारी दिखाता है और पहले ही मेल गैमेट बना देता है। जनरेटिव सेल में एक बार और माइटोसिस होता है। आ रहा है समझ में? जनरेटिव सेल में समझ में आ रहा है? जनरेटिव सेल में एक बार और क्या होता है बेटा? माइटोसिस होता है और ये दूगो क्या बना लेता है? दूगो क्या बना लेता है? मेल गैमेट। और एगो वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल था, ये था। आ रहा है? इसे बाहर निकालिए बेटा, जर्म पोर से इसको बाहर निकालिए। ट्यूब सेल देख रहे हो आगे चल रहा है, पीछे कौन है? पीछे कौन है? जर्म सेल। और जर्म सेल में यदि माइटोसिस हो गया तो पहले ही क्या बन गया? बताओ क्या बन गया? दूगो मेल गैमेट। और इस स्टेज में यदि पॉलिनेशन होता है, मतलब ये कितने स्टेज? सेल स्टेज का हो गया। एक तो ट्यूब सेल और दूगो मेल गैमेट, मतलब 3 सेल स्टेज। ये कितने स्टेज का है? 3 सेल स्टेज का है। तो इसको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। सोच लीजिए, एंजियोस्पर्म आते आते गैमेटोफाइटिक जनरेशन कितना रिड्यूस कर चुका है? मात्र 3 सेल का स्टेज है। कितने सेल का स्टेज है? जबकि आप ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में देखिए, वहां पर जनरेटिव सेल ही वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पर गैमेटोफाइटिक जनरेशन ही बहुत बड़ा है, जबकि स्पोरोफाइटिक जनरेशन बहुत छोटा है, माइन्यूट है। आ रहा है समझ में? तो ये डिग्रेडेशन हुआ है जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर केसों में 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ, जिसमें क्या था? एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। मगर कुछ प्लांट में देखा गया है कि क्या होता है? जनरेटिव सेल थोड़ा होशियारी दिखाता है और पहले ही मेल गैमेट बना के तैयार हो जाता है, ताकि जब पॉलन ग्रेन पर, जब ये कहाँ लैंड करे? स्टिग्मा पर लैंड करे, तो इसको जल्दी से जल्दी पॉलिनेट कर पाए। आ रहा है समझ में? यहां क्या होगा? यदि मान लो 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो गया तो क्या होगा? पहले तो ये स्टिग्मा पर लैंड करेगा, फिर कंपैटिबिलिटी चेक होगी, तब जाके इसका जनरेटिव सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। आ रहा है समझ में? तो वहां पर टाइम लैग करेगा। इसीलिए जनरेटिव सेल होशियारी दिखाता है कुछ केस में, और वो पहले ही 2 मेल गैमेट बना लेता है। मतलब प्लांट में 60% केस में, यदि हम प्लांट की बात करें बेटा, यदि हम प्लांट की बात करें तो 60% केस में 2 सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है। 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, 2 सेल स्टेज में 2 सेल स्टेज। और 40% में 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। यह बात आपको रट लेना है। हमने क्या बताया? हमने बताया 60% के केस में 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, और 40% में 3 सेल स्टेज में। बात करते हैं गाइनेशियम, जो कि 4th होल होता है, 4th होल या ऑर्गेन होता है। आ रहा है बाहर से अंदर आइए। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। तो गाइनेसियम 4th होल है। कैसा होल है? 4th होल है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या फिर होल है। ये फीमेल पार्ट है गाइनेसियम। इसका यूनिट क्या होता है? कौन बताएगा? यूनिट कार्पेल या फिर पिस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्पेल या फिर पिस्ट्रिल। इस तरह का ऑर्गेन है। आ रहा है समझ में? ये कार्पेल या पिस्ट्रिल चौथा होल है। होल समझ गए ना? चक्र के फॉर्म में रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या फिर होल को दिखाता है, और ये चौथा होल है। गाइनेसियम 2 टाइप का हो सकता है बच्चे, या तो गाइनेसियम फ्यूज होगा, नहीं तो फ्री होगा। यदि सिंगल गाइनेसियम है, एक ही गो गाइनेशियम है, मतलब एक ही गो कार्पेल है, तो वो फ्री ही होगा। और फ्री होगा तो वो कैसा होगा? मोनोकार्पिलरी। यदि एक ही होगा तो वो तो फ्री ही होगा, मोनोकार्पिलरी। मगर तुम सोचो, यदि एक से ज्यादा होगा, पॉली या फिर मल्टी कार्पिलरी होगा, तो 2 कंडीशन डेवलप कर सकता है। या तो ये फ्यूज हो जाए, बहुत सारा कार्पेल फ्यूज हो जाए, या बहुत सारा कार्पेल फ्री हो। यदि फ्यूज होता है तो बायोलॉजी में फ्यूज को सीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीन। तो सीन कार्पस मतलब फ्यूज कार्पेल। और यदि एपोकार्पस है, इसका मतलब फ्री कार्पेल। एपोकार्पस कहां पाया जाता है? ये 3 प्लांट रट लीजिए। कौन कौन आपके एनसीईआरटी में? रोज, लोटस और माइकेलिया मतलब चंपा बेटे। इन सभी में रोज, लोटस और माइकेलिया में फ्री क्या पाया जाता है? एपोकार्पस कंडीशन पाया जाता है। रोज, लोटस और माइकेलिया में एपोकार्पस कंडीशन पाया जाता है। जबकि फ्यूज कंडीशन किस में पाया जाता है? फ्यूज कंडीशन एनसीईआरटी लिखता है 2 प्लांट। एक तो पेपेवर सोमनीफेरम, जिसको पोस्ता का प्लांट बोलते हैं। अरे अफीम इसी से बनाया जाता है बेटा, हेरोइन। ठीक है। पेपेवर सोमनीफेरम, ओपियम या पोपी प्लांट,
ठीक है। और दूसरा हेबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उड़हुल जिसको कहते हो, जो देवी पर चढ़ता है, देखे हो ना उड़हुल का प्लांट, या सो प्लांट इसी को बोलते हैं, चाइना रोज इसी को बोलते हैं। तो उड़हुल या सो प्लांट में गाइनेशियम क्या कर जाता है बेटा, फ्यूज कर जाता है, जबकि रोज, लोटस और माइकेलिया में क्या होता है, फ्री होता है। अब हम बात करते हैं एक टिपिकल कार्पेल को उठाते हैं, मतलब गाइनेशियम फीमेल यूनिट को उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन पार्ट होता है। ध्यान से सुनो, यदि आप एक टिपिकल कार्पेल को देखिएगा तो सबसे ऊपर में स्टिग्मा दिखेगा। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। यह प्लेटफॉर्म है जिस पर पॉलन ग्रेन क्या करेगा, लैंड करके जर्मिनेट करेगा। यहीं पर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है और पहचाना जाता है कि यह पॉलन ग्रेन मेरे ही स्पीसीज का है या नहीं है। और जब यह पहचान हो जाती है कि हाँ मेरे ही स्पीसीज का है, तो इससे पॉलन ट्यूब क्या करता है बेटा, डेवलप करता है। तो यह स्टिग्मा हो गया। नीचे का जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी। ओवरी के अंदर जो खाली जगह होता है उसको लोक्यूल या ओवेरियन चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी के अंदर जो खाली जगह होता है उसको ओवेरियन चैम्बर या ओव्यूल कहते हैं, उसको ओवेरियन चैम्बर या फिर लोक्यूल कहते हैं। कभी कभी ये चैम्बर सेप्टेट होता है और कभी कभी विदाउट सेप्टा होता है। यदि ये सेप्टेट होगा तो मल्टी चैम्बर लोक्यूल बन जाता है। आ रहा है समझ में? मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा मल्टी चैम्बर लोक्यूल, ठीक है। और कभी कभी एक ही चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसमें पार्टीशन हो सकता है। अब मेरी बात सुनिए, ओव्यूल जो खाली जो क्या है, यहाँ का स्पेस है, ओवरी के अंदर के स्पेस को क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल या ओवेरियन चैम्बर। ये सेप्टेट हो सकता है, विदाउट सेप्टेट हो सकता है। अब मेरी बात सुनिए, ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है इस ओवरी के वाल से चिपका रहता है। जिस जगह से चिपका रहता है उसको कहते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? तो सुनिए, ओव्यूल ओवरी के वाल से जहां से चिपका है उसको क्या कहते हैं, प्लासेंटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लासेंटा। तो ओव्यूल जो है ओवेरियन चैम्बर में मौजूद है, और ओवेरियन चैम्बर में मौजूद है, और ये ओवरी से कनेक्टेड है किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। अब स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं स्टाइल। मतलब कार्पेल के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन हो गए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ऊपर क्या हुआ, स्टिग्मा, ऊपर स्टिग्मा। बीच में क्या हुआ, बीच में हुआ स्टाइल। और तीसरा क्या हुआ, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था, और ओव्यूल ओवरी से किससे जुड़ा था, प्लासेंटा से, ठीक है, प्लासेंटा से। आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवरी बदल जाएगा फ्रूट में और ओव्यूल बदल जाएगा सीड में। किसी ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। जैसे आम का प्लांट देखिए, आम का फल देखिए, उसमें कै गो बिया निकलता है, एक बिया निकलता है। इसका मतलब उसके ओवरी में कै गो ओव्यूल रहा होगा, एक ओव्यूल रहा होगा। मगर तरबूजा देखिए, तरबूजा में कै गो बिया रहता है, बहुत सारा रहता है। इसका मतलब इसके ओवरी में बहुत सारा क्या होगा, ओव्यूल होगा। तरबूजा के बिया में बहुत सारा क्या होगा, ओव्यूल होगा। तो हो सकता है कि ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो और एक से ज़्यादा भी ओव्यूल हो। जैसे तरबूजा देखिए, साइट्रस फ्रूट देखिए, नींबू देखिए, उन सभी में बिया की संख्या क्या होती है, एक से ज़्यादा। यदि किसी फ्रूट में एक से ज़्यादा बिया मिल रहा है, बीज मिल रहा है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा क्या बना होगा, ओव्यूल बना होगा। आ रहा है समझ में? और यदि एक बिया मिल रहा है तो जैसे आम के पेड़ में, आम के फल में एक ही आँठी मिलता है, इससे क्या साबित होता है कि उसमें एक ही ओव्यूल रहा होगा, उसके ओवरी में एक ही ओव्यूल रहा होगा। आ गया समझ में? अब देखो, तो स्टिग्मा के बारे में हमने चर्चा कर लिया कि स्टिग्मा वो जगह होता है जहां पर पॉलन ग्रेन गिरता है और वहां पर कंपैटिबिलिटी चेक होती है। अब हम बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल कौन सा पार्ट था, स्टाइल कौन सा पार्ट था जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ रहा था। यदि ये जोड़ रहा है तो ये 2 तरीका का हो सकता है, या तो हॉलो हो सकता है, नहीं तो सॉलिड। ज्यादातर केसों में
ये होलो ही होता है। कैसा होता है? खोखला होता है, खोखला होता है। यदि ये खोखला है तो इसके चारों तरफ ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे। ये ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं इसके चारों, देख रहे हो, ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। मगर किसी किसी केस में ये स्टाइल कैसा होता है बेटा? ये स्टाइल पूरा सॉलिड होता है। यदि ये सॉलिड है, यदि ये सॉलिड है तो इस सॉलिड को बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसमिशन टिश्यू, ट्रांसमिटिंग या ट्रांसमिशन टिश्यू। जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर गिरा और स्टाइल होते हुए कहां की ओर जाने का कोशिश करता है? ओवरी की ओर जाने का कोशिश करता है। ओवरी की ओर जाने का कोशिश करता है तो उसको किसको पास करना पड़ता है? उसको पास करना पड़ता है इस स्टाइल को। स्टाइल को यदि पास करेगा तो सोच लो, स्टाइल मान लो यदि स्टाइल कैसा है? सॉलिड है, तो इसके सेल को क्या करना पड़ेगा? इसको डिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसके वजह से ये जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू है इनके सेल क्या होते जाएंगे? डिजॉल्व करते जाएंगे। और यदि ये डिजॉल्व करते जाएगा तो डिजॉल्व करता जाएगा और पॉलन ट्यूब कहाँ बढ़ता जाएगा? आगे बढ़ता जाएगा। और यदि मान लो ये नीचे की ओर जाता जा रहा है तो उस समय इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो ये साइड बाय साइड जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू के जो सेल्स होंगे उनसे खाना भी क्या करता जाएगा? एब्जॉर्व करता जाएगा। तो याद रखना, पॉलन ट्यूब कैसा होता है? सिक्रीटरी भी होता है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे स्टाइल में क्या हो जाए? स्टाइल में जगह बन जाए ताकि ये नीचे की ओर जाए। और दूसरा, ये खाना भी क्या कर लेता है? साइड्स के टिश्यू से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पॉलन ट्यूब कैसा होता है? सिक्रीटरी भी होता है और एब्जॉर्प्टिव भी होता है। ठीक है।